वेलकम टू पीसी मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक हमारा है कि अगर आपने एक नया कंप्यूटर बनाना है या एक नया पीसी बनाना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कंप्यूटर खरीदने का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या फिर बहुत कम नॉलेज है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदने में हमें इन सारी डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है या इन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो पहले नंबर पर आता है आपका सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरे नंबर पर आता है आपका जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ग्राफिक कार्ड। तीसरे नंबर पर आता है मदरबोर्ड। चौथे नंबर पर आता है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। पांचवें नंबर पर आता है आपका एसएसडी या हार्ड डिस्क। छठे नंबर पर आती है आपकी पावर सप्लाई यानी कि एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। सातवें नंबर पर कंप्यूटर का केस और आठवें नंबर पर आता है आपका कीबोर्ड और माउस। नौवें नंबर पर आता है आपका मॉनिटर और 10वें नंबर पर आता है यूपीएस यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्यूटर खरीदते समय हम कुछ गलतियां कर देते हैं। अगर हमें बहुत सस्ता कंप्यूटर चाहिए तो हम बाय मिस्टेक एक महंगा कंप्यूटर खरीद लेते हैं, या फिर अगर हमें एक महंगा कंप्यूटर चाहिए तो हम गलती से सस्ता कंप्यूटर खरीद देते हैं, जिसकी वजह से हमें उस कंप्यूटर को दोबारा से सेकेंड हैंड बेचना पड़ता है और फिर हम दोबारा से एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ ज़रूरतें बनाई हैं। आप ज़रूरत के हिसाब से अगर खरीदते हैं तो क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो पहली जरूरत है आपकी स्कूल लैब्स के हिसाब से या फिर साइबर कैफे के हिसाब से, जो 10 से 20 हज़ार के बीच में आ जाता है। दूसरी जरूरत है आपकी स्टडी या फिर लर्निंग के हिसाब से, यानी कि 10 से 20 हज़ार के बीच में ये भी आ जाएगा। और तीसरी जरूरत है आपकी ऑफिस और अकाउंटिंग के हिसाब से, जो 15 से 20 हज़ार के बीच में आएगा। और मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो ये चौथी जरूरत बनती है आपकी 25 हज़ार से 50 हज़ार के बीच। और पांचवी जरूरत है आपकी डेटा स्टोरेज के हिसाब से 30 से 60 हज़ार के बीच। और छठी जरूरत आपकी जो बनती है 24 घंटा चलाने के हिसाब से 35 से 40 हज़ार के बीच। ग्राफिक डिजाइनिंग के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो सातवीं जरूरत आपकी पड़ती है 40 हज़ार से 80 हज़ार के बीच ही आपको मिल जाएगा। और आठवीं जरूरत आपको जो पड़ती है वो है वीडियो एडिटिंग के हिसाब से, जो 80 हज़ार से 1.5 लाख के बीच आएगा। और नवीं जरूरत जो आपकी है वो है इंटरनेट ब्राउजिंग के हिसाब से, जो 30 हज़ार से 40 हज़ार के बीच आएगा। और अगर आप गेमिंग के लिए लेते हैं तो 80 हज़ार से आप कितना भी महंगा कंप्यूटर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की, यानी कि नंबर 1 कंपोनेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। आपने सुना होगा जैसे ड्यूअल कोर i3, i5, i7, i9 या फिर राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7। अगर हम स्कूल के लिए, स्टडी के लिए, लर्निंग के लिए या फिर ऑफिस अकाउंटिंग के लिए या फिर डेटा स्टोरेज के लिए सिस्टम बनाते हैं तो आपको ड्यूअल कोर या इसके बराबर का कोई AMD का प्रोसेसर लेना होगा। कंप्यूटर की कीमत को अगर ज़्यादा कम करना है तो प्रोसेसर ओल्ड जनरेशन का भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको न्यू जनरेशन यूज़ करने की सलाह दूंगा। मल्टीमीडिया या इंटरटेनमेंट के हिसाब से, 24 घंटा यूज़ करने के हिसाब से या हैवी इंटरनेट ब्राउजिंग के हिसाब से अगर आपने CPU लेना है तो आप i3 ले सकते हैं या फिर AMD का राइजन 3 ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की या फिर फोटो एडिटिंग की। तो इसके लिए हमें AMD राइजन 7 या फिर i7 लेना होगा। चाहो तो i3 या फिर राइजन 3 भी यूज़ कर सकते हो अगर ज़्यादा खर्चा ना करना चाहो तो। अब बात करते हैं हम सबसे खतरनाक काम यानी कि गेमिंग या फिर ऑनलाइन गेमिंग की। तो इसके लिए हमें CPU या तो राइजन 7 लेना होगा और या फिर राइजन 9 या फिर i9 या i7 लेना होगा। मैं आपको बता दूं कि ये छोटी सी दिखने वाली एक चिप अगर आप i9 लेते हैं तो ये कम से कम 50 हज़ार से 1 लाख के बीच आता है। अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप i9 खरीद सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें इसे थोड़ा हल्का लेना है लेकिन गेमिंग करनी है तो कम से कम i7 होना बहुत ज़रूरी है। अब हम अगले कंपोनेंट की बात करते हैं जिसे कहते हैं रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए, चलते चलते कंप्यूटर की स्पीड कम होना, एक साथ बहुत सारे काम करने पर हैंग होना, वीडियो और फोटो एडिटिंग के समय को ज़्यादा या कम करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए, इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितने लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। 10 लोग एक बड़ी बिल्डिंग को बना रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, और अगर उसी बिल्डिंग को 100 लोग बना रहे हैं तो कम समय लगेगा। लेकिन ध्यान दें कि इसका सीधा संबंध CPU से होता है। एक हल्के से CPU के साथ आप 64 GB रैम यूज़ करते हैं तो ये गलत होगा। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, यानी कि एक उदाहरण देता हूँ कि अगर हम एक CPU को ठेकेदार मान लें तो अपनी लेबर को काम कराने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए अब ठेकेदार खुद सुस्त है तो लेबर भी कामचोर हो जाएगी और काम करने की स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर रैम एक लेबर की तरह है। तो मैं आपको बता दूं
कि रैम ज़्यादा बढ़ाने का फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक आपका सीपीयू उसके अनुकूल ना हो। तो हम बात करते हैं आपकी ज़रूरत की, यानी कि अगर आपको स्कूल, ऑफिस, स्टडी के हिसाब से रैम यूज़ करनी है तो 4 से 8 जीबी रैम यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग, डेटा स्टोरेज या फिर आपका 24 घंटा ऑफिस का काम है तो 8 जीबी से 12 जीबी की रैम यूज़ कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग के लिए कम से कम 16 जीबी और ज़्यादा से ज़्यादा 32 जीबी की रैम यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो 64 जीबी भी बेहतर रहेगी। और लास्ट काम है आपका गेमिंग। गेमिंग सबसे बड़ा काम होता है, तो इसलिए 64 जीबी से लेकर 128 जीबी तक की रैम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट डिवाइस जो है वो है ग्राफिक कार्ड, यानी कि जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल लैब, स्टडी, ऑफिस वर्क, अकाउंटिंग, डेटा स्टोरेज, इंटरनेट ब्राउजिंग या फिर मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए आपको इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आगे बताऊं कि ग्राफिक कार्ड अगर आपने यूज़ करना है तो आपने किस में यूज़ करना है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 710 ग्राफिक कार्ड, जो पहला ग्राफिक कार्ड है सबसे सस्ता वाला, इसे आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत हल्का हो जाएगा। 1030 थोड़ा बहुत काम कर सकता है। इसके बाद 1650 और 1660 थोड़ा और ज़्यादा तगड़ा होता है। और अगर आपको सबसे तगड़ा ग्राफिक कार्ड यूज़ करना है तो वो है 3060 या 3090। जानकारी के तौर पर बता दूं कि अगर आपने कोई ग्राफिक कार्ड लेना है जो सबसे सस्ता हो तो वो ग्राफिक कार्ड आप 4,500 में ले सकते हैं। और मैं बता दूं कि 3090 ग्राफिक कार्ड इस समय 2 से 2.5 लाख के बीच आता है। और अगर आप ढूंढने को चलें मार्केट में तो आपको 4 लाख, 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक के भी ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान दें कि आप ग्राफिक कार्ड अपने बजट के हिसाब से ही खरीदें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि आज की डेट में अगर आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें बिल्कुल भी आप 710 से नीचे का ग्राफिक कार्ड या 710 ग्राफिक कार्ड यूज़ ना करें, क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंस को और उल्टा रिवर्स कर देगा। ये जो ग्राफिक कार्ड पुराने होते हैं, यानी कि 710 से पुराने या 710, ये होते हैं आपके जो पुराने पीसी हैं उनको अपग्रेड करने के लिए। अब हम बात करते हैं अगले डिवाइस की या अगले गैजेट की। तो ये है आपका स्टोरेज डिवाइस, यानी कि एक हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि सिस्टम कोई भी बनाओ, आज के समय में हार्ड डिस्क का प्रयोग ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अभी जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से एसएसडी ज़्यादा यूज हो रही है। इससे सिस्टम की स्पीड और परफॉर्मेंस हार्ड डिस्क वाले सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होती है। वैसे भी विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें एसएसडी रिकमेंडेड कर दी गई है। सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में आप हार्ड डिस्क को यूज़ कर सकते हैं। एसएसडी एक सॉलिड स्टोरेज डिवाइस होती है और हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। सेकेंडरी हार्ड डिस्क हमेशा 7200 आरपीएम की ही खरीदें। वीडियो में आप जो देख रहे हैं ये सभी हार्ड डिस्क हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आपको एसएसडी यूज़ करनी पड़ेगी। केवल याद रखना कि हार्ड डिस्क को आप यूज़ करेंगे मात्र सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में। हार्ड डिस्क और एसएसडी के ऊपर मैं एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये डेटा को स्टोर करने के काम आती है और डेटा आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट की। ये है मदरबोर्ड। तो ये आप जितना बढ़िया ले लें उतना अच्छा है। सीपीयू और ग्राफिक कार्ड की वैल्यू के हिसाब से आपको मदरबोर्ड भी उतना ही पावरफुल लेना होगा। इसका नाम है मदरबोर्ड, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। कंप्यूटर्स के हर कोई कंपोनेंट, यानी कि सिस्टम में कनेक्ट होने वाला हर कोई डिवाइस कंपोनेंट इससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, यानी कि ये उसे एडप्ट करता है। तो इसका नाम मदरबोर्ड इसीलिए रखा गया है। एक लाइव एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दूं कि एक हाई स्पीड रेसिंग बाइक या कार को चलाने के लिए चौड़ी और सीधी और बढ़िया रोड की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार एक तगड़े सीपीयू और ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस को अगर आपने पाना है तो मदरबोर्ड भी आपका उतना ही पावरफुल और तगड़ा होना चाहिए। तो अगला कंपोनेंट है एसएमपीएस, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। ये पूरे कंप्यूटर को पावर देता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पावर सप्लाई का मैनेजमेंट हमारे घर के अंदर सही नहीं है तो हमें घर में भी पावर से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं। उसी तरह कंप्यूटर में एसएमपीएस हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज करें। स्कूल की लैब या नॉर्मल यूज वाले कंप्यूटर में आप हल्की पावर सप्लाई लगा सकते हैं जो 600 रुपये से 800 रुपये के बीच आती है। लेकिन जिस कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड
लगाना हो या फिर हार्ड डिस्क ज़्यादा क्वांटिटी में लगानी हो तो आपको 550 वाट से 750 वाट के बीच एक गेमिंग पावर सप्लाई लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जिसे हम कहते हैं सिस्टम का कैबिनेट या फिर केस। इसे बेसिकली आप लोग CPU भी कह देते हैं। तो मैं बता दूं कि ये बॉक्स के अंदर सभी कंपोनेंट फिट होते हैं। तो आपको बता दूं कि स्कूल लैब या फिर बेसिक कंप्यूटर के लिए आप एक नॉर्मल कैबिनेट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो गेमिंग हो या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ हो या फिर आपका किसी और हैवी वर्क के लिए यूज़ हो रहा हो, तो आपको एक एडवांस कूलिंग सिस्टम वाला कैबिनेट यूज़ करना पड़ेगा जो साइज़ में बड़ा हो। कूलिंग सिस्टम के मामले में आप चाहें तो लिक्विड कूलिंग भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बजट ज़्यादा होता है तो। अब देखिए, ये हमारा है अगला कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं मॉनिटर। मॉनिटर कम बजट का ले सकते हैं अगर आपका सिस्टम बहुत हल्का है या फिर लो बजट का सिस्टम है तो। लेकिन अगर फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग का काम करना है तो आपको IPS मॉनिटर लेना होगा। और दूसरा ध्यान दें कि आपका मॉनिटर कम से कम फुल HD होना चाहिए। अल्ट्रा HD मॉनिटर तभी लें जब आपका बजट ज़्यादा हो। अल्ट्रा HD का मतलब है कि आप 4K भी ले सकते हैं। अगर गेमिंग के लिए यूज़ करना है तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला IPS मॉनिटर लेना होगा जो 120 हर्ट्ज़, 140 हर्ट्ज़ और 240 हर्ट्ज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 360 हर्ट्ज़ का आता है। तो अगले कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये है कीबोर्ड और माउस। ध्यान दें, कीबोर्ड और माउस को लेते समय आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि आपको किस पर्पज़ से लेना है। वायरलेस कीबोर्ड और माउस ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वैसे मैं लॉजिटेक ब्रांड ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप चाहें तो अपना कोई भी मनपसंद ब्रांड ले सकते हैं। अगर गेमिंग सिस्टम के लिए यूज़ करना है तो आपको गेमिंग कीबोर्ड और माउस लेने होंगे जो वायर्ड आते हैं। अगर टाइपिंग ज़्यादा करनी है तो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड लेना होगा। अब मैं आपको लास्ट कंपोनेंट बता रहा हूँ जो है एक UPS। UPS एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है जो कि लाइट जाने के बाद भी आपके कंप्यूटर को चलाता है। UPS बेसिकली सस्ते कंप्यूटर के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने महंगे कंप्यूटर यूज़ करने हैं तो आपको UPS लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इन्वर्टर को भी एज ए UPS यूज़ कर सकते हैं। आपके इन्वर्टर के पीछे एक UPS मोड वाला बटन होता है जो आपके इन्वर्टर को UPS में कन्वर्ट कर देता है। अगर UPS यूज़ करना ही है तो आप बेसिकली नॉर्मल UPS यूज़ करेंगे नॉर्मल कंप्यूटर के लिए। लेकिन अगर आपने UPS लगाना है एक ऐसे सिस्टम में जो आपका एडवांस सिस्टम है या थोड़ा महंगा सिस्टम है तो ध्यान दें कि कम से कम 1000 VA का डबल बैटरी UPS होना ज़रूरी है। अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।